हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी यूपीएससी के लिए या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले पढ़ा, फिर हम लोग पढ़ रहे थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको भी हमने हाफ पार्ट में मतलब कवर कर लिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वगैरह चीज़ें हम सारी चीज़ें देख चुके थे। अब हम जो देखेंगे ये कमिटीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, क्या क्या कमिटीज़ थी उसके अंदर। ठीक है, और उनका काम क्या था बेसिकली, और उनको हेड कौन कर रहा था। तो जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं जो पीवाईक्यूज़ में पूछी जा चुकी हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक, वेरियस कमिटीज़ बनती हैं जिसमें हम देखते हैं मेजर रोल हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी का होता है। ठीक, अब इसमें जो 8 वो मेजर कमिटीज़ थी और अदर्स बहुत सारी जो माइनर कमिटीज़ भी थी, और उनके कुछ चेयरमैन जो उनको लीड करते थे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेजर कमिटीज़ देख लेते हैं। तो जो यूनियन पावर्स कमेटी थी वो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू वो चेयर कर रहे थे। देखो, अधिकतर आप देखोगे जो यूनियन जिसमें आ जाएगा ना, उसको जवाहरलाल नेहरू ही चेयर कर रहे होंगे। तो यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। अब प्रोविंशियल देखिए, हम आज जो क्रेडिट देते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही क्रेडिट जाता है कि इंडिया एक यूनियन है मतलब। ठीक है, तो जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स को लेकर के माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स को भी ले गए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक, और इसके बाद इसकी कुछ सब कमेटीज़ थी। कई बार इनसे सब कमेटीज़ से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी थी जेबी कृपलानी। माइनॉरिटीज़ की सब कमेटी एचसी मुखर्जी। देखिए, अब इसके बाद जो कमेटीज़ है ना उनसे क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक, बट इससे स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद इससे आ चुका है। दिस इज ऑफ पीवाईक्यू, किसी स्टेट पीसी से पूछा था गया था शायद। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। ये ईजी है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तो सारी कमेटी थी, मतलब बहुत ही मेजर कमेटी थी, इसका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। ठीक है, और यूनियन में याद रख लो नेहरू जी आएंगे, और अगर प्रोविंसेस से लेकर के और एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स को ले लो तो पटेल जी आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद कुछ माइनर कमेटीज़ हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। जो माइनर कमेटी जो फाइनेंस और स्टाफ कमेटी की थी उसको राजेंद्र प्रसाद चेयर कर रहे थे। फाइनेंस वाली क्रेडेंशियल्स कमेटी को अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर कर रहे थे। जो हाउस कमेटी है वो पट्टाभी सीता रमैया जी कर रहे थे। ठीक है, बिजनेस कमेटी के एम मुंशी। अब ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ चुका है। फ्लैग जो कमेटी थी, जो अडॉक कमेटी ऑन फ्लैग थी, वो कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग वाली जो थी वो कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और अदर फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे वो जीवी मावलंकर कर रहे थे। हमने देखा कि जब एक नॉर्मल लॉज को बनाने के लिए करते तो चेयर भी जीवी मावलंकर जी ही कर रहे थे। उसके बाद जो एडॉक कमेटी सुप्रीम कोर्ट वगैरह के लिए होती है तो वर्धाचारी जी कर रहे थे। असेंबली के मेंबर नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे बेसिकली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कमेटी हो जाती है। और देखो पट्टाभी सीता अब देखो, अब जो फीमेल है, फीमेल कहाँ पे आ गई, ये आ गई। जो प्रेस गैलरी कमेटी है उसे उषा नाथ सेन जी कर रही थी। देखो फीमेल है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स कमेटी फाइनेंशियल नलिनी रंजन सरकार जी कर रही थी। ठीक है, तो और ये एस के धर, ये अभी नहीं, मतलब लिंग्विस्टिक कमेटी आप देखोगे बाद में धर कमीशन बनती है, फजल अली बनेगी, जेवीपी बनेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब आती है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट कमेटी, इसीलिए इस कमेटी के बारे में हम लोग अलग से पढ़ते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज बनते हैं इससे। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका बेसिकली यही काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कैसा होगा। ठीक है, ड्राफ्ट मतलब स्टार्टिंग में क्या सीरियल वाइज ऑर्डर में सारी चीज़ें लगाना, क्या क्या आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही थी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो सेटअप कब होती है इसका, 29 अगस्त 1947, हमारे देश आज़ाद होने के थोड़े दिन बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसे सेटअप करती है 29 अगस्त 1947 को। ठीक, इसका बेसिकली काम था ड्राफ्ट बनाने का, मैंने आपको बता दिया। अब इसके मेंबर्स देख लें क्योंकि मेंबर्स से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवा राव एंड टी टी कृष्णमाचारी जी। ठीक, तो जो माधवा राव जी हैं उन्होंने बेसिकली रिप्लेस कर दिया बी एल मित्तर को, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जो बी एल मित्तर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो उनकी जगह माधवा राव जी ने। अब टी टी कृष्णमाचारी, इससे पहले डी पी खेतान जी थे, बट डी पी खेतान जी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई 1948 में। तो उसके बाद इनकी जगह ज्वाइन करा कृष्णमाचारी जी ने। तो देख लो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स बी आर अम्बेडकर जी। ठीक, आप ऐसे याद कर लो, बी आर अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी सादुल्ला, माधवराव और कृष्णमाचारी। तो ऐसे याद हो जाएगा, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी सादुल्ला, माधवराव और कृष्णमाचारी। ठीक,
अब बेसिकली इसने क्या करा, हम देखेंगे कि ड्राफ्ट बनता है, प्रोसेसरी कमेटीज़ के प्रपोजल्स भी लिए जाते हैं। पहला ड्राफ्ट जो होता है वो फरवरी 1948 में बन करके तैयार हो जाता है, 8 मंथ्स तक डिस्कस होता है। ठीक, अब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसमें पढ़ने की, कब से कब तक होता है। ज़रूरी है ये कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनैक्ट कब हो जाता है। ठीक, तो जो बी आर अम्बेडकर साहब थे उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट बना के तैयार कर दिया 4 नवंबर 1948 को, और फाइनल रीडिंग के लिए उसे भेज दिया गया। तो 5 दिन तक अप्रॉक्स रीडिंग होती है, 9 नवंबर तक रीडिंग चल रही होती है। उसके बाद सेकंड रीडिंग होती है। आज हम देखते हैं जो हमारा बिल होता है, कोई भी बिल, वो डिफरेंट रीडिंग के फेजेस से निकलता है। सेकंड रीडिंग होती है वो 3 नवंबर तक जाती है। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस रीडिंग है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे दे रखा है। ठीक, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड रीडिंग होती है वो होती है 14 नवंबर 1949 को। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेसिकली वो मोशन पास कर देता है, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होती है वो मोशन पास कर देती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करेंगे। तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 जो हमारे प्रियम्बल में यही डेट लिखी गई है। अब इसमें क्या था, यहाँ पे बेसिकली सारे सिग्नेचर्स हो गए सारे मेंबर्स के, बट ऑफिशियली जो सिग्नेचर्स होते हैं वो 26 जनवरी हमें पता है लास्ट 1950 में मिलते हैं। 299 मेंबर्स थे असेंबली के, उसमें से जब ये सिग्नेचर होते थे 284 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे। कितने? 284 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे। ठीक है, जब एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साइन होता है। ठीक है, और यही डेट जो है मेंशन है हमारे प्रियम्बल में, मैंने आपको बताया अभी अभी। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हो जाता है, अडॉप्ट इनैक्ट कर लिया। इन्फोर्समेंट कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। हाँ, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। हमें पता है, देखो बाकी के जो हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंटली 12 शेड्यूल्स है, तो 9, 10, 11, 12 में जो और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। 395 आर्टिकल्स थे और प्रियम्बल था। ठीक है, और ये इनैक्ट हो जाता है बेसिकली 26 ऑफ नवंबर 1949 को। ठीक है, उसके बाद ये बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ चीज़ लिखी गई है यहाँ पे बेसिकली, कि वो तब के लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, और उन्होंने बेसिकली ड्राफ्ट तैयार करा था कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं। ठीक है, और इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और ये बेसिकली शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, और ये उसके बहुत अनडिस्प्यूटेड लीडर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे लीडर रहे हैं। और ये चीफ आर्किटेक्ट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और इसीलिए इनको मॉडर्न मनु भी बोला जाता है। इनको मॉडर्न मनु भी बोला जाता है, और ये चीफ आर्किटेक्ट रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक, अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो रहा है बेसिकली, ये बात कर रहे हैं 26 नवंबर 1949 की, देखो डेट लिखा हुआ है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इन्फोर्स में आ रहा है, इनैक्ट हो रहा है, तो कुछ प्रोविजन जो थे वो तभी आ गए थे। ठीक है, उसी टाइम पे 26 नवंबर 1949 को ही हो गए थे। बाकी सारे जो थे वो 26 जनवरी 1950 से लागू होते हैं। ठीक है, तो हम ये वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स देख लीजिए कि 5, 6, देखो बेसिकली जो सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स थे, पार्लियामेंट्री टेम्परेरी प्रोविजंस थे, शॉर्ट टाइटल थे। जो सिटीजनशिप से रिलेटेड थे, इलेक्शन से रिलेटेड थे, पार्लियामेंट वगैरह से रिलेटेड थे, टेम्परेरी लॉ से, वो सारे जो आर्टिकल्स थे वो बेसिकली इनैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप याद रख सकते हैं, स्टेट पीसेस के लिए याद रख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 पता है हमें। 5, 6, 7, 8, 9 सिटीजनशिप वाले ही आर्टिकल्स हैं। 60 देख लो, 60, अब 60 कौन सा आर्टिकल है बताना मुझे ज़रा, 60 कहाँ पे आता है? बेसिकली यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, 324, 366, 367, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपके पास बुक नहीं है तो, नहीं तो मार्क कर लें अपनी बुक में। तो ये तो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। बाकी सारे जो मेजर पार्ट थे वो 26 जनवरी 1950 से लागू होते हैं, और इसी को हम लोग डेट ऑफ कमेंसमेंट बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। अभी अभी रिसेंटली में रिपब्लिक डे, वो बताइएगा कौन थे चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे के? पता है, बनाया मैंने वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो 26 जनवरी है डेट ऑफ कमेंसमेंट। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी क्योंकि पूर्ण स्वराज जो था, इसीलिए हमने बेसिकली बनाया ही था, क्योंकि पूर्ण स्वराज डे था। लाहौर सेशन में 1929 में इसको रेजोल्यूशन को पास करा गया था कि हमें किसी का डोमिनियन नहीं बनना, हमें फुल इंडिपेंडेंस ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 26 जनवरी को ये लागू हुआ था बेसिकली पूर्ण स्वराज। इसलिए हमने सोचा कि 26 जनवरी को एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क बनाने के लिए हम लोग इस तरह अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, कमेंसमेंट जो थी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बहुत सारे प्रोविजन हमने यहाँ से लिए गए हैं बेसिकली। और 1949 में प्रीवी काउंसिल जो था वह कंटिन्यू चलता रहा। प्रीवी पर्सेस हम देखते हैं कि जो भत्ता मिलता है। उसके बाद जो आती है एक्सपर्ट्स कमेटी आती है कांग्रेस की, एक्सपर्ट्स कमेटी बनती है, एक एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ द कांग्रेस बनती है। ठीक है, जुलाई 8, 1946 को, जुलाई 8, 1946 को बनती है कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्सपर्ट्स कमेटी। अब एक्सपर्ट्स कमेटी के मेंबर देख लो। पहली इंपॉर्टेंट बात, बी आर अम्बेडकर नॉट दी पार्ट। ठीक, राजेंद्र प्रसाद नॉट दी पार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो एक्सपर्ट्स कमेटी के मेंबर नहीं थे, तो कौन थे? देखो, जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन, असफ अली, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, टी आर गडगिल, हुमायूं कबीर एंड के संथाना।
संथानाम कमेटीज़ पढ़ेंगे हम आगे जाके, गडगिल कमेटी पढ़ेंगे आगे जाके, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लो, अब इसमें आपको मेंबर दिख जाएंगे, जैसे अयंगर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर है ना, बताना मुझे है कि नहीं, अभी पढ़ाया मैंने। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि कमेटी की 2 सिटिंग्स होती हैं, ये किसी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक, एक्सपर्ट्स कमेटी कुछ खास नहीं है इसमें। अब बेसिकली क्या हो गया, क्रिटिसिज्म करने लगे लोग ना। देखो, कुछ भी आप काम करो, लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना आपकी चीज़ों को। आप यूपीएससी की, अरे क्या कर रहे हैं ये वो फलाना, बहुत सारी चीज़ें लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए बोलते हैं। तो हमारे ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज करा लोगों ने बोला कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोगों का, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करे गए थे ना, क्योंकि लोग यूनिवर्सल एरर फ्रेंचाइज से लोग नहीं इलेक्ट करे गए थे। तो बोला कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं, सोवरन बॉडी नहीं, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। ठीक है, बोला गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल से बनी है ये। ठीक है, और सेशंस परमिशन सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेनी पड़ती, तो इंडिपेंडेंट बॉडी कहाँ से हुई। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, हम देख रहे हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बोला गया इसको। ठीक है, टिकट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करा है। उसके बाद कांग्रेस की डोमिनेशन रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इस वजह से लोगों ने, क्रिटिक्स जो थे उस टाइम के, उन्होंने ये भी कमेंट करा। ठीक, कि देखो ग्रैनविल ऑस्टिन जी थे, उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी, एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। ठीक, उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बोलबाला था, तो इस वजह से लोगों को ऐसा लगा, तो उन्होंने ये बोल दिया। लॉयर पॉलिटिशियन का डोमिनेशन था, देखो लॉयर्स से डोमिनेटेड थी, ऐसा भी लोग बोलते हैं कि बेसिकली सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी पूरी तरह से, क्योंकि उसमें लॉयर्स सबसे ज़्यादा थे, और लॉयर्स के होने की वजह से उसमें एक इस तरीके की जो लैंग्वेज है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, जो लॉयर्स की कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है और जो बल्कीनेस होती है, वो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा ये हिंदू से डोमिनेटेड थी, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो 90 to 95% जो लोग हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो बेसिकली हिंदूज़ ही हैं। ठीक है, हिंदूज़ ही हैं, तो इसको बोल दिया गया कि बॉडी ऑफ हिंदूज़ है, इस तरह से इसको क्रिटिसाइज़ करा गया। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, जिन्हें हम लोग इग्नोर कर देते हैं कई बार, और नहीं करना चाहिए। ठीक, तो जो एलिफेंट था उसको सिंबल, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको सिंबल सिलेक्ट करा गया, अडॉप्ट करा गया बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एलिफेंट को। इसे बोलते हैं एलिफेंट साइज है, क्रिटिसाइज कर देते हैं लोग। जो BN राव थे, उनको अपॉइंट करा गया बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर या लीगल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक, लॉ मेंबर BR अम्बेडकर, बट लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज BN राव। HVI अयंगर जो साहब थे, वो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कौन? HVI अयंगर। जो SN मुखर्जी थे, वो चीफ ड्राफ्टमैन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, चीफ ड्राफ्टमैन थे। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, जो प्रेम बिहारी नारायण राय थे, उन्होंने कैलीग्राफ करा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि इटैलिक स्टाइल, मतलब इंग्लिश में जो इटैलिक स्टाइल है उसमें लिखा है किसने? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। जो लिखा गया ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने ही लिखा है ये। ठीक है, उसके बाद जो ओरिजिनल वर्जन था उसको बेसिकली कलरफुल, डेकोरेट वगैरह हम देखते हैं, किनारे किनारे फ्लोरल प्रिंट है, ये सब किसने बनाया है? ये जो शांति निकेतन है उसके जो आर्टिस्ट हैं बेसिकली नंदलाल बोस और बेहोर राम मनोहर सिन्हा जी, इन्होंने बेसिकली उसको डेकोरेट करा है। ठीक है, तो जो बेहोर राम मनोहर सिन्हा जी थे, उन्होंने डेकोरेट करा, ऑर्नामेंट करा, मतलब ऑर्नामेंटेशन करा उसमें, और प्रियम्बल को भी उन्होंने ही बनाया, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा नहीं। ठीक, और देखो ब्यूटीफाई किसने करा? बेहोर राम मनोहर सिन्हा ने। और ओरिजिनल जो प्रियम्बल है उसको कैलीग्राफ किसने करा? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा जी ने। हिंदी वर्जन को बेसिकली, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी वर्जन में नहीं था, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हुआ, इस वजह से हमें हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं। तो जो हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लिखा है बेसिकली, उसको लिखा किसने है, कैलीग्राफ किसने करा है? वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। और उसको डेकोरेट करा है नंदलाल बोस ने डेकोरेट करा है, और लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। ठीक, अब हिंदी टेक्स्ट, मैंने बताया कि हिंदी टेक्स्ट जो था वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक, कोई प्रोविजन ही नहीं था कि हिंदी टेक्स्ट भी होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बट एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 में। जो 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1987 में, उसने बोला, उसने एक बेसिकली नया आर्टिकल ऐड करा, आर्टिकल 394A। कौन सा? 394A ऐड कर दिया। ठीक है, जो कि हमारे पार्ट 22 में आता है, जो लास्ट पार्ट है हमारे। उसने ये बोला कि हिंदी टेक्स्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। और उसने क्या बात बोली? उसने बोला कि जो प्रेसिडेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर पब्लिश कराएंगे, बेसिकली अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिंदी टेक्स्ट। अब देखो ट्रांसलेशन होगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिकली ट्रांसलेशन होगा हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, और जो भी सारे अमेंडमेंट होंगे आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका भी ट्रांसलेशन करा जाएगा हिंदी लैंग्वेज में, जो भी, क्योंकि इंग्लिश में होते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में करा जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और ट्रांसलेशन हो जाएगा कोई भी अमेंडमेंट का जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होता है हिंदी इंग्लिश में होता है, उसे आप पूरी हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यही है 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 का। ठीक है, और
आर्टिकल 394A और पार्ट 22। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। और कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रेसिडेंट। ओरिजिनली नहीं था हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब ये ऐसे कुछ खास बात नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। आप एक बार देख सकते हैं बस कि इसमें बता रखा है कितनी सीट्स कौन कौन सी थे, लोकेशन ऑफ सीट्स से ब्रिटिश प्रोविंसेस से कितना थे, फिर प्रिंसली स्टेट जो थे वहाँ से 93 सीट्स थी, तो कहाँ कहाँ से क्या था। तो आई होप यहाँ पे जो हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है ना, वो ख़त्म हो जाता है। सारे फीचर्स में हम लोग ने इसके समझ लिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आ ही गया है आपको ये वीडियो और आपको समझ में भी आ रही हैं चीज़ें, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ रही हैं चीज़ें, तो डू कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। टिल देन पढ़ते रहिए, मैंने नाम ही इसलिए बनाया, पढ़ते रहिए एंड अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए अपनी यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए। टिल देन बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।